क्वालिटी एजुकेशन का मतलब मेरे तरीके से यही है कि आपको पढ़ाने वाला कोई एक बंदा होना चाहिए। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही हुई है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो तो हम मिट्टी से भी पैदा कर सकते हैं। एजुकेशन में प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, वी हैव कंप्यूटर्स, वी हैव साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड बहुत सारी जगह पे वो अवेलेबल नहीं होता है। इट इज़ योर राइट, आप वहाँ पे मत जाओ ना। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू वांट टू लर्न एआई, देन वहाँ पे एआई सिखाने वाले लोग या तो फैसिलिटी नहीं है, तो आप मत जाओ। डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर एजुकेशन एवर। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो और सिर्फ मार्क्स के लिए ले रहे हो और उस तरीके से उसको देख रहे हो कि मेरा रिजल्ट है वही मेरा एजुकेशन है, तो कभी भी हेल्प नहीं करेगा। जब तक वो माइंडसेट डेवलप ना हो बच्चों का कि मुझे उस स्क्रीन पे जाके पढ़ाई अपने लिए करनी है, तब तक वो डिजिटल एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। जो लोग रात को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो छोटा बच्चा जब एक मिट्टी से घर बनाता है तो उसके लिए वो घर एक टॉय है। ट्राई टू एंटर ईच सेल ऑफ दैट फ्लावर एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उसके अंदर कुदरत ने क्या करामत करी हुई है। एंड इसी कॉन्सेप्ट से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द इमेजिनेशन। ऐसे वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी बार पास हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली समझ पाते हो चीज़ों को, आप यहाँ पे बैठे हुए लोगों को फील कर पाते हो, तो आपका सही एजुकेशन होगा। हेलो सर, आई एम प्रतीक्षा एंड माय क्वेश्चन इज कि आज भी हमारे कंट्री में क्वालिटी एजुकेशन को एक प्रिविलेज की तरह देखा जाता है एंड नॉट एज अ बेसिक चिल्ड्रन राइट। मतलब वो एक बच्चे का हक होता है, बट सब अफोर्ड नहीं कर पाते क्वालिटी एजुकेशन, सो उसको एज अ प्रिविलेज देखा जाता है। तो प्रतीक्षा, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़रा क्या समझते हो, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव और योर व्यू पॉइंट ऑफ लुकिंग एट द क्वालिटी एजुकेशन। क्या आपका पर्सपेक्टिव है? वी कैन से कि जहाँ पे टीचर्स हर एक कॉन्सेप्ट को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं एंड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो होती है एंड एटमॉस्फेयर जो होता है। ओके, एटमॉस्फेयर, क्वालिटी एजुकेशन, सराउंडिंग्स, ये सब कुछ मिला के भी हम इतना नहीं बोल सकते कि वहाँ पे अच्छा ही वो बच्चा गेन करेगा। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही हुई है एंड आई नेवर से कि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं था। मेरी जर्नी कुछ ऐसी है कि जब मैंने स्टार्ट की अपनी स्कूलिंग, तो 1 to 7 स्टैंडर्ड मैंने जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स होती है अहमदाबाद के अंदर या तो कोई भी सिटी के अंदर, जो अलग अलग म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स होती है, जहाँ पे जिसको बोलते हैं पब्लिक स्कूल। एक कॉन्सेप्ट होता है ना, पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। तो वैसे ये पब्लिक स्कूल जहाँ पे एडमिशन कौन लेता है कि जिनके पास वो प्रॉपरली प्रिविलेज नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे एडमिशन लिया, 1st स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई वहाँ पे की। नाउ उसके बाद दूसरी स्कूल में गए, वो अपने रिजल्ट्स के ओरिएंटेड गए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 to 7 स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चे पब्लिक स्कूल में भी पढ़े होंगे और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जॉब भी कर रहे और बिजनेस भी कर रहे। तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब मेरे तरीके से यही है कि आपको पढ़ाने वाला कोई एक बंदा होना चाहिए। दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन। उसको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, और उसके अलावा जो भी प्रॉप्स, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो तो हम मिट्टी से भी पैदा कर सकते हैं। तो मुझे कोई टॉय बनाना है, टीचर्स को कोई टॉय दिखाना है, तो मिट्टी को वो मिला के वो टॉय बना के दिखा सकता है। इट इज़ अबाउट टीचर। तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि अच्छी प्रीमाइसेस होना और अच्छी जगह होना। अगर पढ़ना है तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो,
और पढ़ाना है तो आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हो, यही है क्वालिटी एजुकेशन। सर एज यू सेड कि इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, बट लेट्स से कि एजुकेशन में प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, वी हैव कंप्यूटर्स, वी हैव साइंस एक्सपेरिमेंट्स, एंड बहुत सारी जगह पे वो अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, तो वो जो अवेलेबल नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई प्रैक्टिकल्स करवाने हैं, जैसे करंटली होल वर्ल्ड इज़ लाइक मूविंग फॉरवर्ड, अभी एआई का ज़माना है, तो जैसे आपने बताया कि मुझे एआई सीखना है लेकिन कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे एआई मत सीखो, डोंट गो देयर, इट इज़ योर राइट, आप वहाँ पे मत जाओ ना। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू वांट टू लर्न एआई, देन वहाँ पे एआई सिखाने वाले लोग या तो फैसिलिटी नहीं है तो आप मत जाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे एडमिशन लो। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए आपकी खुद की, कि जहाँ पे मैं जिस कोर्स में जा रही हूँ वो कोर्स के लिए सारी रिक्वायरमेंट उस कॉलेज में या तो इस इंस्टीट्यूट में है या नहीं है। अगर नहीं है देन ऑप्ट आउट, उसको हटा दो सिस्टम से। बट जाने के बाद कंप्लेन मत कीजिए कि मुझे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और अगर ऐसा है फिर भी, देन टेक अ ड्रॉप एंड गेट अ न्यू एडमिशन इन न्यू कॉलेज, दैट वुड बी द ग्रेट थिंग। बट डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर एजुकेशन एवर। सर, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम कंट्री के करप्शन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है या नहीं, और वो कैसे? एजुकेशन सिस्टम कभी भी हेल्प नहीं करता है। जो एजुकेटेड होता है वो हेल्प करता है करप्शन मिटाने के लिए। करप्शन क्यों है बताइए, व्हाट इज़ करप्शन इन योर टर्म्स? जैसे आप कुछ लेने गए और वो आपको नहीं मिल रहा, तो आपने थोड़े बहुत पैसे दे दिए और आपको मिल गया, आपको प्रायोरिटी में मिल गया, उसको करप्शन बोलते हैं। तो करप्शन को रिड्यूस करने के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं बट इंडिविजुअल की माइंडसेट की ज़रूरत है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो और सिर्फ मार्क्स के लिए ले रहे हो और उस तरीके से उसको देख रहे हो कि मेरा रिजल्ट है वही मेरा एजुकेशन है, तो कभी भी हेल्प नहीं करेगा किसी भी पर्टिकुलर करप्टेड सिस्टम को क्लियर करने के लिए। आपको इंडिविजुअली सोचना होगा कि डू यू वांट टू बी करप्टेड, और डू यू वांट टू बी अ नॉर्मल पर्सन, और डू यू वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एजुकेशन ऑलवेज आपको यही सिखाता है ना। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो हमारा पहले जैसे अभी क्लासरूम है, हम फिज़िकली जाते हैं, फिज़िकली टीचर आता है, वो हमें पढ़ाता है, क्या वो कभी चेंज होगा? जैसे सपोज अभी डिजिटलाइज हो रहा है, क्या वो कभी चेंज होगा आगे जाके? डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज होने वाला है। डिजिटल एजुकेशन एंड फिज़िकल एजुकेशन, इनके बीच में डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है। लेकिन जब तक वो माइंडसेट डेवलप ना हो बच्चों का कि मुझे उस स्क्रीन पे जाके पढ़ाई अपने लिए करनी है, तब तक वो डिजिटल एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। जब वो स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए कोई मायना नहीं रहता है, चाहे वो डिजिटल हो, फिज़िकल हो या एजुकेशन सिस्टम ही ना हो, वो खुद से भी पढ़ सकता है ना। तो यस, एजुकेशन सिस्टम हेल्प करता है उसके ग्रोथ के लिए, बट डिजिटल सिस्टम इन फ्यूचर बहुत ही हेल्प करेगा उन बच्चों के लिए कि जिनको वो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज दे आर इन रिमोट एरियाज़, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो किसी पर्टिकुलर वजह से फिज़िकल इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जो लोग रात को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो डिजिटल एजुकेशन इज़ द फ्यूचर्स डिमांड, वो बहुत ज़रूरी बन जाएगा, बट वो 100% रिप्लेस नहीं कर सकता। If education is important, why is it that one size fits all system is still applicable? ओके, मैं आपके क्वेश्चन का मतलब ये कुछ समझ रहा हूँ कि अगर एजुकेशन इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट, देन वाई एवरीबडी, जो भी होते हैं सारे लोग, वो सारे लोग एजुकेशन सेम लेते हैं, लेकिन वो सारे लोग वो कैपेबिलिटी गेन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन समझना चाहते हो आप?
जो मैंने अभी बोला? अच्छा, तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल अटेंशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो मान लीजिए क्लास चल रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ऑल द टाइम हम लोग जब बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो सारे लोग उस मोमेंट में कितना अटेंटिव है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और सारे बच्चे उस क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों को वही कॉन्सेप्ट उसी तरीके से समझ में आएगा, इवन दो आई हैव सिंप्लीफाइड एवरीथिंग। वो इंडिविजुअल्स अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद उसका जो आउटकम आता है वो भी इंडिविजुअल आता है। ओके, इसीलिए हमें रिजल्ट्स में फ़र्क दिखते हैं। तो ये एक रीज़न है कि आप अपने अटेंशन स्पैन को या तो कंसंट्रेशन या तो फोकस को बढ़ाओगे तो अवेयरनेस जल्दी आएगी। देयर आर 7 लेयर्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 7 अलग अलग टाइप के अवेयरनेस लगते हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है और उसको ही एजुकेशन एक्चुअली प्रोवाइड करता है। इनिशियल अवेयरनेस वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपका पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा उसी चीज़ के लिए। थोड़े और आगे जाओगे तो उसके लिए वापस चेंज हो जाएगा। मीन्स आप चीज़ों को थोड़ा ब्रॉडली देखना स्टार्ट करोगे। समझ में आ रही बात? तो छोटा बच्चा जब एक मिट्टी से घर बनाता है तो उसके लिए वो घर एक टॉय है। जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसके लिए एक विजन होगा। जब थोड़ा और बड़ा होगा तो उसके लिए एक डिमांड होगी, एक स्पार्क होगा अंदर से कि मुझे ऐसे घर में रहना है। और थोड़ा और बड़ा होगा तो मेहनत करके उस घर को परचेज करने का ट्राई करेगा। तो अवेयरनेस चेंज होती है। Sir, as we know, imagination is the highest form of knowledge by Albert Einstein. How imagination plays an important role in one's life? Yes, it is really very good question. इमेजिनेशन का एजुकेशन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। नॉट ओनली एजुकेशन, अगर कोई इंसान को सक्सेस चाहिए तो उसको इमेजिनेशन एक स्किल के फॉर्म में डेवलप करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक डेमो आप सबके साथ हम करना चाहेंगे। हाउ इमेजिनेशन लीड्स टू सक्सेस, उसका एक डेमो हम यहाँ पे करेंगे। इमेजिनेशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल डेमो करके समझाता हूँ कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न एनीथिंग। ओके, एंड इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड सक्सेस एज वेल। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आइज़ क्लोज करें, अपने हाथ को थोड़ा ओपन कर लीजिए, जैसे आप प्रेयर कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी। ओपन हैंड्स लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस। हाथ ओपन कर लीजिए एंड आंखें बंद करके सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपके हाथों के ऊपर आपने एक फ्लावर रखा हुआ है। वो फ्लावर्स के कलर्स क्या है वो इमेजिन कीजिए। वो फ्लावर्स की टेक्सचर क्या है उसको इमेजिन कीजिए। वो फ्लावर्स से जो स्मेल आ रही है उसको इमेजिन कीजिए। वो फ्लावर्स का फील कैसे हो रहा है उसको इमेजिन कीजिए। वो फ्लावर के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है उसको फील कीजिए। ट्राई टू एंटर ईच सेल ऑफ दैट फ्लावर एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उसके अंदर कुदरत ने क्या करामत करी हुई है, उसको समझने का ट्राई कीजिए। ये जो फ्लावर है इट लुक्स वेरी फ्रेश, तो वो आपको एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा। इट गिव्स यू हैप्पीनेस, वो आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। नाउ अपनी आंखें खोल दीजिए। अच्छा, ये जो फ्लावर है
क्या अगर मैं आपको बोलूं कि इसको तुम ड्रॉ करो, कर सकते हो? अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो? ये आपको हैप्पीनेस देगा या सैडनेस देगा? हैप्पीनेस देगा। ये आपने इमेजिन किया तो आपको पता चला कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ पे छुपी हुई है। इमेजिनेशन से ही शुरुआत होती है स्ट्रक्चर बनने की। मीन्स इमेजिनेशन लीड्स टू मटेरियलाइजेशन। अगर इमेजिन नहीं हुआ तो मटेरियल कैसे बनेगा? तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे अभी अपने ये फ्लावर को इमेजिन किया, तो अगर आपको यही फ्लावर किसी पेपर से बनाना हो, दोनों वाले फ्लावर्स, तो आप बना सकते हो, बिकॉज यू हैव इमेजिन दैट। ओके, अगर मान लो इमेजिन ही नहीं किया है तो कैसा बनेगा? नहीं बनेगा। इसी तरीके से पहली बार जब किसी ने सोचा होगा कि कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा में उड़ सकता है, तो पहले बनाना स्टार्ट नहीं किया होगा, पहले इमेजिन किया होगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन, या तो उसके आइडियाज़, या तो उसके अंदर थ्रस्ट, या तो उसके अंदर लिफ्टिंग कैपेसिटी, वो सब कुछ सोचा होगा। लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई होगी। तो दुनिया में जितने भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप देख रहे हो, ये माइक देख रहे हो, है ना, ये हमारे कपड़े देख रहे हैं हम लोग, ये स्टूडियो में हम बैठे हैं, वो सब कुछ की शुरुआत हुई है इमेजिनेशन से। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, इमेजिन इट, और वो उसको होल्ड करके रखो, उस इमेज को आप होल्ड करके रखो। वेरी सुन इट विल रियलाइज इन टू द मटेरियल लाइफ। बस आपको होल्ड करके रखना है। प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन सिस्टम में हम इमेजिनेशन को बहुत कम डेवलप कर पा रहे हैं। हालांकि उसको एक स्किल के फॉर्म में हर एक बच्चे को सिखाना चाहिए, और शायद इस तरीके से सिखाएंगे तो वो चीज़ उसको ईजीली समझ में भी आएगी और वो उसका मटेरियल लाइफ भी क्रिएट कर पाएगा। सो दिस इज हाउ इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एंड इसी कॉन्सेप्ट से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्रिएट्स ब्रेन सेल। क्या क्रिएट करता है वो? ब्रेन सेल, नया एक आइडिया, और उसके बाद स्टार्ट होता है एवरीथिंग। जैसे आप में से किसी को मेडिकल में जाना है, या तो MBBS बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, तो आपको वो इमेज बनानी पड़ेगी कि आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि यू आर डॉक्टर, यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक डॉक्टर, और उस इमेज को होल्ड करके रखो, तो फिर वो रियलाइज हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसको अचीव करने से रोक नहीं सकती। दिस इज वॉट द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ઇમેજિનેશન આપણી લાઈફમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. તો શું ઇમેજિનેશનની કોઈ ફ્રિકવન્સી ડિફાઇન છે, લાઈક હાઈ, લો, મિડલ? ઇમેજિનેશનને તમે કઈ રીતે લાઈક એના થ્રુ જઈ શકીએ આગળ, પણ ડિફાઇન કઈ રીતે થાય, ઓર્ગેનાઇઝડ કઈ રીતે હોય? लाइक वी आर इन द लिविंग ऑफ ओशन ऑफ मोशन, मीन्स एवरीथिंग वाइब्रेट्स। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई एक वेव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो वेव, ऐसे वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी बार पास हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, करेक्ट? तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही आप उस मटेरियल लाइफ में जल्दी जाओगे, वो जल्दी मटेरियलाइज होगा। इसको आप अलग अलग तरीक़ों से सोच सकते हो ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी चीज़ की डेस्परेट नीड है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी है। आपको किसी चीज़ की जस्ट नीड है तो वो लो फ्रीक्वेंसी है। आपको मिलेगा नहीं मिलेगा चलेगा, वेरी लो फ्रीक्वेंसी है। तो इसको अलग तरीके से सोचो मटेरियल लाइफ में कि अगर आपको डेस्परेट नीड है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी हमेशा जल्दी से, पावरफुली, और आपने जितना सोचा होगा उससे भी कम टाइम में वो चीज़ आपके पास लेके आएगी। चाहे वो एजुकेशन हो या तो कोई भी चीज़ हो, यू शुड बी वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी, एंड इसको बोलते लॉ ऑफ वाइब्रेशन। देयर इज़ अ फुल साइंस ऑफ काइबेलियन जहाँ पे लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझाया गया है।
वाइब्रेशन का मतलब है यू हैव टू थिंक, यू हैव टू होल्ड दैट पिक्चर एंड यू हैव टू वाइब्रेट अकॉर्डिंगली. सो देयर आर मल्टीपल लाइन्स. जैसे रेनबो होता है ना, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं. तो क्या कोई भी कलर दूसरे कलर से एग्जैक्टली सेपरेट हो पाता है? नहीं, वो सारे मर्ज कलर होते हैं. तो जो सारे मर्ज कलर है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी सारी मर्ज है. एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर दूसरी फ्रीक्वेंसी चल रही है, बट यू हैव टू गेट टू द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टू गेट दैट थिंग. तो इस तरीके से अचीव करना पड़ेगा. રિયલ એજ્યુકેટેડ પર્સન હોય એના પેરામીટર્સ કયા હોય? લાઈક આપણે એને ડિફાઇન કરવું હોય કે આ પર્સન એજ્યુકેટેડ છે પ્રોપર, ફોર્મલ એજ્યુકેશન નહીં, પણ એના પેરામીટર્સ કયા હોય? કે એક્ઝામ્પલ, સોસાયટીમાં ઘણા એવા છે કે એ પર્સન બહુ સારી પોઝિશન પર છે, પણ એનું બિહેવિયર એને નથી બતાવી રહ્યું કે રિયલમાં એજ્યુકેટેડ છે, ખાલી ફોર્મલ એજ્યુકેશન અને પોઝિશન છે એની પાસે. તો તમે એને કઈ રીતે ડિફાઇન કરી શકો કે રિયલમાં એજ્યુકેટેડ છે કે નહીં? ओके रिद्धि, इसमें सिर्फ 3 पैरामीटर है. अगर एजुकेशन आप लेते हो तो 3 पैरामीटर में आप सक्सेसफुल हो जाओगे. पहला पैरामीटर जो हम नॉर्मली समझते हैं, नॉलेज, जो आपने बताया कि सबके पास हो सकता है. दूसरा इमोशनल पैरामीटर. इमोशनल पैरामीटर अगर आया तो एजुकेशन आया. नॉलेज आया तो एजुकेशन पूरा आ गया, ऐसा नहीं है. इमोशनल पैरामीटर आया तो नॉलेज आया. और तीसरा आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. अगर आप स्पिरिचुअली समझ पाते हो चीज़ों को, आप यहाँ पे बैठे हुए लोगों को फील कर पाते हो, तो आपका सही एजुकेशन हुआ. इसको मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाता हूँ. जैसे मैंने कोई डोर को ओपन किया और मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो मैंने उनके लिए भी डोर को ओपन करके रखा ताकि वो इजीली पास हो जाए, और उन्होंने मुझे सामने एक स्माइल देके बोला थैंक यू. ये होता है सही एजुकेशन. इसको बोलते हैं नॉलेज, इसको बोलते हैं सही इमोशनल कनेक्शन, और इसको ही बोलते हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट.